लास्ट टाइम पे बॉन्ड एंगल वाला मामला लगभग हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था। 4 पॉइंट थे अपने पास। पहला पॉइंट क्या था? हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। पॉइंट नंबर 2 क्या था? अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो सेंट्रल एटम पे नंबर ऑफ लोन पेयर देखेंगे। लोन पेयर ज्यादा, बॉन्ड एंगल कम। हाइब्रिडाइजेशन में परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ज्यादा, बॉन्ड एंगल ज्यादा। तीसरा पॉइंट, हाइब्रिडाइजेशन सेम, नंबर ऑफ लोन पेयर सेम, बस सेंट्रल एटम अलग अलग। तो जिस सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा। चौथा पॉइंट, हाइब्रिडाइजेशन, नंबर ऑफ लोन पेयर, सेंट्रल एटम, तीनों बातें से। तो अब गए टर्मिनल एटम पर। टर्मिनल एटम में दो फैक्टर, साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पहले साइज कब देखेंगे? जब ग्रुप के एलिमेंट होंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कब देखेंगे? जब पीरियड के एलिमेंट। क्लियर है ना मामला? ठीक है, अगली कहानी है सर। अब कुछ ऐसे हैं जिनमें थोड़ी सी दिक्कत है, जैसे NO2 प्लस NO2 प्लस कॉमा NO2 और NO2 माइनस। बॉन्ड एंगल का ऑर्डर बताना है। लगाइए अंदाजा। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो याद होनी चाहिए। पहले तीनों का स्ट्रक्चर बना लो बेटा। NO2 प्लस N डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O प्लस, लीनियर शेप होता है, पढ़ के आए हम लोग। और हाइब्रिडाइजेशन नाइट्रोजन का sp है, तो बॉन्ड एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। क्लियर है मामला? अब यहां पे आप लोन पेयर से नहीं निकाल पाओगे, थोड़ा दिमाग लगाना। NO2 की बात करते हैं। NO2 पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर होता है। एक इलेक्ट्रॉन सिंगल यहां होगा। 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा। 2 इसके साथ कोवेलेंट हो गए, 2 इसके साथ कोऑर्डिनेट हो गए, 4 चले गए। बचा कितना इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। बना लीजिए सर। हाइब्रिडाइजेशन की अगर बात करेंगे तो इस इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करते हैं। और नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन अभी आगे पढ़ेंगे इसको, ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पेशीज में sp2 होता है। याद रखिएगा बॉन्ड एंगल 134 डिग्री है, 134। उसका रीजन सिंपल सा दिया गया है। रीजन ये है कि अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन है सर, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन जो होगा वो कम होगा सर। सिंगल इलेक्ट्रॉन का जो रिपल्सन होगा बॉन्ड पेयर पर, वो रिपल्सन क्या होगा? लेस होगा। तो अगर रिपल्सन कम होगा तो जाहिर सी बात है ये बॉन्ड जितना बंद हो जाना चाहिए था उतना बंद नहीं होगा। तो बॉन्ड एंगल 134 है। लेकिन सर अगर आपने NO2 माइनस लिया तो सेम सिचुएशन है, N डबल बॉन्ड O माइनस, और अब यहां आ गया लोन पेयर। देखो भैया, अब यहां आ गया लोन पेयर। तो अब एक बात मुझे बता दो, जब आप इस तरीके से रखते हो तो 120 डिग्री पर रखते हो सर। तो 120 डिग्री पे रखोगे तो ये बॉन्ड एंगल में क्या रिपल्सन लोन पेयर और डबल बॉन्ड के बीच में पड़ रहा है? इसका मतलब ये रिपल्सन जो है वो ज्यादा है, मोर रिपल्सन। और इस कहानी को ऐसे समझना, अगर ये ज्यादा रिपल्सन है तो ये बॉन्ड एंगल 120 डिग्री से क्या अपने आप को कम करता हुआ मिलेगा? लेस देन 120 डिग्री। अब तुम्हें लगेगा यहां भी 120 होना चाहिए। एक बात ये बताओ, रिपल्सन तो दो प्रकार का है ना, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और एक लग रहा है बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर। लग रहा है या नहीं लग रहा है? तो अब ये बताओ, अगर ये वाला कम है तो ये वाला ज्यादा है ना, तो अगर ज्यादा है तो बॉन्ड खुल जाएगा। तो 134 हुआ, इसीलिए यहां पर ये
कम है और ये वाला ज्यादा है, तो ये बॉन्ड श्रिंक होंगे। इसका मतलब बॉन्ड एंगल यहां पर आता है बेटा 115 डिग्री। एक्सपेरिमेंटल डेटा है, आप डिग्री तो नहीं बता पाओगे, लेकिन ये जरूर बता सकते हो कि कम होगा या ज्यादा होगा 120 से। और यहां भी नाइट्रोजन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है। तो आंसर बोलो क्या होने वाला है? NO2 प्लस में सबसे ज्यादा, उसके बाद NO2 और उसके बाद NO2 माइनस। ये है कहानी बॉन्ड एंगल। तो तरीके से समझना है बात को कि दो प्रकार का रिपल्सन काम कर रहा है। एक रिपल्सन क्या है जो बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में लग रहा है। एक रिपल्सन क्या है जो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में। जो आदमी ज्यादा होगा, अगर ये रिपल्सन ज्यादा हुआ तो बॉन्ड खुल जाएगा, एंगल बढ़ेगा। और अगर ये रिपल्सन ज्यादा हुआ लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच का, या इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड पेयर के बीच में, या तो इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड पेयर ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये घटेगा। तो सीधा सा फंडा काम करता है। प्रैक्टिस से ही आएगा। एक दो बार जैसे तुमने आज देख लिया है तो आगे आप इसको लगा पाओगे। अपनी मर्जी से तो तुम नहीं एज्यूम कर पाओगे इसको। तो बढ़िया रिजल्ट है, इसको नोट कर लीजिए, कई बार पूछा जाता है। अच्छा, यहां पे आप थ्योरी कितनी लगा पाओगे? एस का परसेंटेज ज्यादा है तो ये ज्यादा हो गया, लेकिन यहां पे दोनों में एस का परसेंटेज सेम है। अगली कहानी, लोन पेयर एक है, यहां जीरो नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन फंस गया। तो जीरो होता तो जीरो वाले का ज्यादा ही हो जाता है, लेकिन ये सिंगल इलेक्ट्रॉन फंस गया तो आपको इसी तरीके रिपल्सन चेक करना पड़ेगा। यहां हटाए। अगला सवाल है सर, आपके पास अगर है वाटर H2O, OF2 और OCl2, ये भी बढ़िया सवाल आता है। बॉन्ड एंगल का ऑर्डर बताना है, लगाइए दिमाग। अब एक बात तय है, ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन सब में सेम है। बोलिए सर। नंबर ऑफ लोन पेयर सेम है, सेंट्रल एटम सेम है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? एक छोटी सी बात बता दो, OF2 और OCl2 में OCl2 का ज्यादा होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बोलो मेरे भाई, क्या बोलोगे? ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3, ऑक्सीजन पे लोन पेयर दो दो, ऑक्सीजन एटम सेम, यानी पहले तीन स्टेप बेकार हो गए। चौथा बचा टर्मिनल एटम। टर्मिनल एटम का साइज देखेंगे या नहीं देखेंगे? तो यहां पे अगर मैं इनकी केवल लड़ाई देखता तो OCl2 में बॉन्ड एंगल OF2 से क्या होता है? ज्यादा होता है। क्लियर है मामला? तो ये तो आगे चल ही रहा है। अब लड़ाई OF2 और वाटर के बीच में फंसी। इसको थोड़ा देखिएगा साहब, ये है आपका वाटर और ये है आपका OF2। सुनते जाना मेरा। यहां बॉन्ड एंगल 104 डिग्री, पढ़ के आए हो 104.5 पढ़ा है ना तुमने? तो कुछ तो बोले तो याद ही कर लेना, 104.5। तो अगर यहां बात करते तो 104.5 ही है अभी भी। अब F के रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो ऑक्सीजन और F में यहां जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या ऑक्सीजन की तरफ रखे हुए? बोलो भैया। तो इसका मतलब इनके बीच में ठीक ठाक रिपल्सन काम करेगा। बात समझ में आ रही है? तो बॉन्ड एंगल वो घटते घटते 104 पहुंच गया। यहां अगर आए तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये तो फ्लोरीन के पास पहुंच गया, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अगर ये इतनी दूर पहुंच गया तो इसका सीधा सा मतलब है सर, अब अगर मैं तुमसे बात करूंगा तो क्या यहां पे ये रिपल्सन एक तो काम कर रहा है बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर, और एक रिपल्सन ये काम कर रहा है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। एक बात बताइए, बॉन्ड पेयर जब पास में रहता है
तो रिपेल ज्यादा करता है, दूर रहेगा तो कम रिपेल करेगा। तो ये बताओ असलियत में क्या ये बॉन्ड और श्रिंक होता चला जाएगा, यानी ये बॉन्ड एंगल जो है वो लेस देन कहां पहुंचेगा, 104.5 डिग्री। बात समझ में आ रही है? तो किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है? वाटर का OF2 से ज्यादा होता है। तो नेट आंसर बता दो क्या होगा? सबसे कम गया OF2 में, उसके बाद वाटर, और उसके बाद आएगा OCl2। ध्यान रखिएगा, जिसमें हम लोगों ने कंपेयर किया है OCl2 को पहले OF2 से, और उसके बाद OF2 का कंपैरिजन कराया है वाटर से, क्योंकि हाइड्रोजन और फ्लोरीन जो है दोनों का साइज छोटा है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, F और F के बीच के रिपल्सन की आप बात यहां पर नहीं करेंगे। नीचे लिख लीजिएगा, इन OF2 बॉन्ड पेयर रिपल्सन is minimum. In OF2 bond pair repulsion is minimum, so bond angle in OF2 is less than water. ठीक बात। एक और कहानी, पॉइंट नंबर 2, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस in OF2, electronegativity difference in OF2 is less than in electronegativity difference less than compared to electronegativity difference in OH bond। रीजन यही है, वो रिपल्सन कम क्यों हुआ है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम होने की वजह से। क्या यहां पर अगर हम बात करें तो O और F है, O और H है, तो ज्यादा खींचने वाली बात है, तो रिपल्सन हाई रहेगा यहाँ पे। ठीक है ना? अगला है सर, इसी में अगर आपके पास आता है CO2, मीथेन, PH3 नहीं, वाटर और PH3, बॉन्ड एंगल का ऑर्डर बताइएगा सर इन चारों में। अब यहां थोड़ा सा दिमाग बना लेना, अमोनिया में बॉन्ड एंगल 107 डिग्री है, फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी में बॉन्ड एंगल 92 से 93 डिग्री है। कितना है? तो अचानक से डिक्रीमेंट आया है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो उसको एक लोन पेयर वाला चक्कर मत लेना, क्योंकि सेम पीरियड का मामला नहीं है यहाँ पे। क्लियर है बात? तो ये बात याद रखना सर कि PH3 का बॉन्ड एंगल यहां पर 180 है, ये 109.5 डिग्री है, 104.5 डिग्री है। मैंने कल की क्लास में अमोनिया लिया था, तो अमोनिया जीत गया था वाटर से, 107 होता है। लेकिन PH3 में कितना है? 92 से 93 डिग्री। बात समझ में आ रही है? तो इसका सीधा सा फंडा है कि आपका आंसर क्या जाएगा? CO2, मीथेन, वाटर और PH3। और इसके लिए एक रूल काम करता है जिसका नाम क्या है? ट्रेगो रूल। अकॉर्डिंग टू ट्रेगो रूल बॉन्ड एंगल लगभग सबका बराबर हो जाता है। जब ग्रुप में नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो होता है वो बड़ा फैक्टर हो जाता है, क्योंकि एलिमेंट के बीच में डिफरेंस उतना ज्यादा नहीं होता। तो बॉन्ड पेयर रिपल्सन जो है वो कम होने की वजह से बॉन्ड एंगल में उतना इंक्रीमेंट नहीं मिल पाता, बल्कि डिक्रीज होना शुरू हो जाते हैं। तो आपको याद रखना है, यहां नीचे लिखना अमोनिया, फास्फोरस, आर्सेनिक, ऐसे ही एंटीमनी,
यहां पर बॉन्ड एंगल 107 है और यहां पे 90 से लेकर वही 94 डिग्री के बीच में सब पाए जाएंगे। क्लियर है मामला? तो यहां पे लोन पेयर वाला चक्कर लेके आना मत सर। भाई ये बताओ, यहां हाइब्रिडाइजेशन एसपी बोलोगे, यहां बोलोगे sp3, यहां भी sp3 बोलो भाई। और क्या तुमको बात समझ में आनी चाहिए कि pH3 में तो हाइब्रिडाइजेशन ही नहीं है, लिखवाया है हमने, सवाल कराया है, तो हाइब्रिडाइजेशन की तो कहानी खत्म हो गई ना। इसका मतलब इसको तुमको अलग से ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं लगा पाओगे रूल। तो वो सारे केसेस करा रहे हैं जिसमें आप नहीं कर पाएंगे। अच्छा, लोन पेयर लेके करोगे तो pH3 को ज्यादा बता दोगे कि एक लोन पेयर है, वहां दो है, लेकिन वाटर जो है वो अमोनिया के रिस्पेक्ट में चेक किया जाएगा क्योंकि सेम पीरियड का मामला है ना। ऑक्सीजन को फास्फोरस के साथ लोन पेयर के आधार पर चेक नहीं किया जाएगा। अगली कहानी है सर, अब इसके बाद कुछ एंगल्स ऐसे हैं जिनमें वो पूछ लेगा कहां ज्यादा है कहां कम है। लिखिएगा, टाइप्स ऑफ एंगल इन SF4, टाइप्स ऑफ एंगल इन SF4। इसको हटाएं बेटा। चलिए क्वेश्चन लिखिएगा, टाइप्स ऑफ एंगल इन SF4। SF4 का स्ट्रक्चर बना दीजिए, 4 सिग्मा एक लोन पेयर है, इक्विटोरियल पे लोन पेयर रखना है, आपको पता है, तो बनाइए जरा एंगल और बताइए क्या है मामला। उसने मान लीजिए आपको इस तरीके से बना कर दिया कि ये S है, ये दो बॉन्ड है जहां उसने F को रखा, यहां सामने लोन पेयर रखा गया, और एक्सियल पोजीशन पर बाकी के दो F रखे। ये पढ़ा चुके हैं आपको, है ना। और इसको कुछ उसने इस तरीके से ट्राइगोनल पोर्शन जो है उसकी अगर मैं बात करूं, तो वो इस तरीके से ट्राइगोनल दिख रहा होगा आपको। यहां उसने कुछ बॉन्ड एंगल आपके लिए लिख दिए हैं। क्या क्या है सर? एक बॉन्ड एंगल रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ये एक्सियल F और इक्विटोरियल F के बीच में X है, ठीक है। दूसरा बॉन्ड एंगल है सर एक्सियल F के बीच का, यानी कि इनके और इनके बीच का एंगल, इसको बोल रहे हैं Z। तीसरा एंगल है सर इक्विटोरियल F और F के बीच का, इसको Y बोल रहे हैं। बढ़िया सवाल है सर, X, Y और Z के बीच का रिलेशन बताना है। बना लो बढ़िया से। X, Y, Z क्या क्या रहेगा इसे बताना है सर। अब एक बात हमको बताना, सुनना, ये वाला क्या एक्सियल F है? बोलो भैया। ये फ्लोरीन इस फ्लोरीन के ऊपर अपना रिपल्सन मारेगा, क्लियर है मामला, लेकिन ये लोन पेयर भी रिपल्सन दे रहे हैं इसके ऊपर। तो अब ये बताइए कि ये फ्लोरीन इस फ्लोरीन के साथ कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री बना रहा है। अब ये फ्लोरीन इस लोन पेयर के रिस्पेक्ट में इधर को आएगा कि इधर को आएगा?
ऐसे नहीं काम चलेगा गुरु, हवाबाजी में नहीं। ये फ्लोरीन है, ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर इस पे रिपल्सन डाल रहा है, एंगल 90 डिग्री है, एक्सेल पे रखा है। ये इस फ्लोरीन पे ये फ्लोरीन भी रिपल्सन डाल रहे, तो ये इधर को जाएगा या इधर को जाएगा? रिपल्सन ज्यादा कहाँ होगा? लोन पेयर वाला। तो इसका रिपल्सन ज्यादा होगा तो ये इसको ऐसे झुका देगा ना, तो अगर झुकाएगा तो बॉन्ड एंगल 90 से कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा। तो x लेस देन 90 डिग्री। बात पकड़ में आई या नहीं आई सर? पहला रिजल्ट समझ में आया कि नहीं आया? y पे आओ, y 120 होता। अरे अगर यहां बॉन्ड पेयर होता, Fe होते तो 120 ही होता ना, तो सर यहां पे 120 होता। अब ये बताओ जरा, ये दो F क्या झेल रहे होंगे? क्या ये अपना जो लोन पेयर है, ये इसका रिपल्सन इस पे और इस पे दोनों पे लग रहा होगा, और इनके बीच में क्या बॉन्ड पे रिपल्सन लग रहा होगा? अच्छा, ऊपर के एक्सियल फ्लोरीन को लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना ऊपर वाला देगा उतना ही नीचे वाला देगा, तो हिसाब किताब बराबर हो जाना है ऊपर नीचे। अब केवल इक्वेटोरियल पे देखो, तो क्या इक्वेटोरियल पे ये एंगल 120 है साहब, लेकिन इधर से लोन पेयर का रिपल्सन इस पर और इस पर दोनों पे पड़ रहा है। तो अगर पड़ेगा तो ये बॉन्ड बंद होंगे या खुलेंगे साहब? बंद होंगे। तो अगर बंद होंगे तो y की वैल्यू क्या होने वाली है? लेस देन 120 डिग्री। कितना कम होगा ये नहीं बता सकते, ये तो बता सकते y लेस देन 120 होगा। इन फ्लोरीन के साथ क्या हुआ है बताओ? एक्सियल वाले फ्लोरीन के साथ क्या हुआ था? अभी लोन पेयर ने रिपेल किया तो झुका दिया था, तो ऐसे ही इसका छोटा भाई जो पीछे होगा वो भी तो, यार ये दोनों फ्लोरीन ऐसे लगे थे, बीच में लोन पेयर आया, लोन पेयर ने इन दोनों पे रिपल्सन मारा, तो लोन पेयर ने रिपल्सन जब मारा तो इसको दूसरी तरफ झुका दिया, तो इसको भी तो झुका दिया होगा। तो क्या जो एंगल 180 था अब वो 180 से कम होगा या ज्यादा होगा? अबे पगले हो क्या, बॉन्ड के बीच का माना जाता है बॉन्ड एंगल, इसीलिए पढ़ा रहे हैं तुमको, हम जान रहे हैं। बॉन्ड के बीच का एंगल लेते हैं और एक्यूट एंगल लेते हैं, क्योंकि हम इसका रिपल्सन ले रहे हैं, तो ऑब्ट्यूज नहीं लेंगे। तो कितना होगा? कम होगा, यानी कि z का जो वैल्यू होगा वो भी 180 से क्या होगा? कम होगा। बना लीजिए अच्छे से, कभी भी एक्यूरेट एंगल यहां नहीं मिलेगा। चलें, एक छोटा सा सवाल है, अब अगर तुम कर ही रहे हो तो एक स्ट्रक्चर बना लो सल्फेट आयन का, SO4-2, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, O माइनस, O माइनस, यही है सल्फेट आयन। उसने आपको बॉन्ड एंगल लिख के दिया कि ये डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बीच का बॉन्ड एंगल x है, ठीक बात। इधर इस डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के बीच का एंगल y है, और दो सिंगल बॉन्ड के बीच का एंगल z है। और हम लोगों ने याद करिए, जहां मैंने VSEPR थ्योरी पढ़ाई है वहां मैंने आपको नीचे लिखवाया भी है कि डबल बॉन्ड का रिपल्सन ज्यादा होगा, फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, और फिर सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। ये हम लोगों ने पढ़ रखा है। आंसर बताइए XYZ में क्या है? बोलो। और कोई? क्या आएगा? बोलो भाई। X ग्रेटर देन Y ग्रेटर देन Z, यही आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। क्या है सर यहाँ पे? तो रेजोनेंस है, मतलब जो दिख रहा है वो है नहीं। असलियत में सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में सब में पार्शियल डबल बॉन्ड है या नहीं है? अरे बोलो भैया,
यहां पर अगर ये स्ट्रक्चर ना लेके तुम कहोगे ये नहीं है, स्ट्रक्चर ये है, ये 4 ऑक्सीजन है और इनके बीच में कौन सा है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है साहब। तो जब सब में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है तो सबका टाइप सेम हो गया, बॉन्ड का एलिमेंट भी सेम है, तो रिपल्सन सब में लगभग बराबर लग रहा होगा, तो सारे बॉन्ड एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर। तो जहां रेजोनेंस है वहां कलाकारी मत कर देना, बुद्धिमानी मत दिखाने लगना। x बराबर y बराबर z, और गलत वाला समझ ही गए होगे, डबल बॉन्ड के बीच का रिपल्सन ज्यादा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड का उससे कम, और सिंगल बॉन्ड सबसे कम। लेकिन ये तब जब वो हो, ये तब जब वो हो। भाई मेरे कहा है यहाँ पे, तुमने इतना रेजोनेंस पढ़ रखा है, क्या ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे? तो क्यों पगला रहे हो फिर? ध्यान रखना, बना लो। गजब हो भाई। कल को कोई पूछे बॉन्ड लेंथ भी सेम, बॉन्ड एंगल भी सेम, ध्यान रखिएगा, क्योंकि रेजोनेंस पूरे मॉलिक्यूल के साथ गुजर रहा है सर। बहुत तगड़े आदमी हो भाई, कुछ भी कर सकते हो तुम लोग। चलो अच्छा, अगर जैसे तुमने ये गलत किया तो एक और करा ले गलत। सोच समझ के जवाब देना। SOCl2 लिया है, खूब बनवाया था हमने। बॉन्ड एंगल हम यहां पे ले रहे हैं, ये वाला x, ये वाला y, और ये वाला z। अभी ना बता पाओ तो मर जाओ। अच्छा एक बात बताओ, यहां रेजोनेंस होगा लेकिन सब पर पार्शियल डबल बॉन्ड नहीं है, पहली बात तो ये, और सारे एटम भी टर्मिनल एटम सेम नहीं। तो क्या एक बात बताओ, स्टेबिलिटी की अगर बात करेंगे तो रेजोनेंस में कहा जाता है कि स्टेबिलिटी न्यूट्रल मॉलिक्यूल की पोलर से ज्यादा होती है। तो अभी पिछली क्लासेस में पढ़ा था फॉर्मिक एसिड और फॉर्मेट आयन वाले केस में, क्या वापस ये इसी में ज्यादा आ जाएगा? अब यहाँ पे रिपल्सन सीधा है, डबल बॉन्ड के बीच में रिपल्सन ज्यादा होगा, तो ये वाला बॉन्ड खुल जाएगा। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के बीच में रिपल्सन थोड़ा सा उससे कम होगा, तो ये थोड़ा दबेगा, और इनके बीच में रिपल्सन सबसे कम होगा, तो ये दोनों लोग इसके ऊपर अपना जोर आजमाइश करेंगे और ये सबसे कम हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा बेटा, x ग्रेटर देन y ग्रेटर देन z। मतलब ये सारे सवाल बड़े आराम से हो जाते हैं, आएंगे एडवांस में ही, लेकिन एक छोटा सा तुमको मैंने दिखाया है खेल कि अगर कभी आए तो आप अपना दिमाग लगा सकते हैं। और याद रखिएगा यहां पर लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, रेजोनेंस नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप लोगे भी तो आप नॉन पोलर से पोलर में ही आके आपको बॉन्ड एंगल निकालना पड़ेगा। अगला हेडिंग डालिएगा सर। अगला हेडिंग डालिएगा, बल्कि उससे पहले एक लाइन लिख लीजिए, हटाएं इसको। इन केस ऑफ ClO4 माइनस CO3 माइनस 2 PO4 माइनस 3 और SO4 माइनस 2, सबके स्ट्रक्चर बना लो। Cl O माइनस डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, CO3 माइनस 2 C डबल बॉन्ड O, O माइनस O माइनस, PO4 माइनस 3 P डबल बॉन्ड O, O माइनस O माइनस O माइनस, SO4 माइनस 2 S, अभी पीछे करके आ रहे हो, डबल बॉन्ड O, O माइनस O माइनस। इस तरीके से हमने अपने डिजाइन बना रखे।
इन चारों में एक बात कॉमन है, सबके सब आयनिक है और सब में धुआंधार रेजोनेंस है। अरे बोलो भैया, रेजोनेंस पूरा पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है? यहां आओ, क्या फुल कॉन्जुगेशन दिख रहा है तुमको? यहां आइए साहब, जब ये आएगा रेजोनेंस में तो ये, जब ये जाएगा तो फिर इधर, ये जाएगा तो इधर, फुल कॉन्जुगेशन है साहब। इधर इसको तो अभी पढ़ के ही आए हो, फुल रेजोनेंस है। फुल रेजोनेंस का मतलब होता है कि रेजोनेंस हर टर्मिनल एटम तक पहुंच रहा है ना? अब इस केस में याद नहीं करना होता है, जहां पे सारा भयंकर रेजोनेंस है, फुल रेजोनेंस है, सारे एटम्स के पास रेजोनेंस पहुंच रहा है, तो वहां सर सारे बॉन्ड का नेचर सेम हो जाएगा, सब में इक्वल पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा, एटम सबके सेम है टर्मिनल, तो यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस भी काम यहां पे आने वाला नहीं है। तो क्या चीज है जो हमेशा सेम रहेगी, कभी निकालनी नहीं है अपने को? दो बातें याद रखनी है साहब, इन सारे केसेस में बॉन्ड लेंथ होगी सेम, बॉन्ड एंगल होगा सेम, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। यानी याद रखना, ऑल बॉन्ड लेंथ किसमें? मॉलिक्यूल के अंदर बात कर रहे हैं, इनके 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 बॉन्ड एंगल सेम नहीं है। नहीं समझे क्या? इसका 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 बॉन्ड एंगल सेम नहीं है, इसके अंदर जितने बॉन्ड एंगल है वो सब सेम है, इसके अंदर जितनी बॉन्ड लेंथ है वो सब सेम है। बना लीजिए सर, इक्वल बॉन्ड एंगल, इक्वल बॉन्ड लेंथ इन अ मॉलिक्यूल, ऑल बॉन्ड लेंथ सेम, ऑल बॉन्ड एंगल सेम इन अ आयन मॉलिक्यूल। क्या सब आयन है ना? आयन के अंदर सेम होगा सब कुछ। तो किसी प्रकार की कोई गलती यहां पर मत करना, रेजोनेंस एक फैक्टर है और वो बार बार काम आ रहा है, इसीलिए उसको पहले पढ़ाया गया है कि वो बॉन्डिंग में भी आपको यूज होगा बढ़िया से। अगली कहानी है सर ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पेशीज, उस पर बढ़िया सवाल बनता है। चले, अगला हेडिंग ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पेशीज। क्या होती है पहले लिखो बढ़िया से। लिखिएगा, इफ टर्मिनल एटम is more electronegative atom, if terminal atom is more electronegative atom then central atom, then central atom, if terminal atom is more electronegative atom then central atom, कॉमा लगा के लिखना, देन फ्री इलेक्ट्रॉन, देन फ्री इलेक्ट्रॉन ब्रैकेट में हाफ लोन पेयर, एक इलेक्ट्रॉन जब बच जाता है, देन फ्री इलेक्ट्रॉन ब्रैकेट में हाफ लोन पेयर ब्रैकेट क्लोज इज कंसीडर्ड एज अ lone pair and included in calculation of hybridization, and included in calculation of hybridization। पैराग्राफ चेंज करके लिखना, if terminal atom is less electronegative, if terminal atom
is less electronegative than central atom, so it's not considered as lone pair. So it's not considered as lone pair and also not considered in calculation of hybridization. ब्रैकेट में लिखना, ऐसे को हम बोलेंगे जीरो लोन पेयर। क्या बोलोगे फिर? जीरो। जब कंसीडर ही नहीं कर रहे हो तो क्या ले लोगे? जीरो। तो ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पेशीज वो होती जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन आ जाए, सीधा सा फंडा है। अब हम उसके हाइब्रिडाइजेशन की यहां पर बात कर रहे हैं। जैसे देखिए सर, आप इस तरीके से लिखिएगा, एक टेबल बनाइएगा, यहां लिखिएगा स्पेशीज, यहां लिखना टर्मिनल एटम, पहले टेबल चेक कर लो कि क्या क्या बनाओगे। यहां लिखोगे सिग्मा बॉन्ड कितने, यहां देखोगे लोन पेयर कितना, मतलब अगर आधा है तो उसको क्या ले रहे हो तुम। उसके बाद बनाओगे हाइब्रिडाइजेशन उसका, और लास्ट में बनाओगे स्ट्रक्चर। बनाओ टेबल भैया। जाहिर सी बात है स्ट्रक्चर के लिए ज्यादा जगह चाहिए होगी अपने को। पहला है सर, जितने हैं मैं सारे लिखा दे रहा हूं, इन्हीं में से कोई एक आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये सारे आपको पता ही होने चाहिए, सीधा फंडा है इसका। पहला है मिथाइल फ्री रेडिकल, CH3 फ्री रेडिकल। अब एक बात बता दो, टर्मिनल एटम कौन है? हाइड्रोजन। कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि कम? कम। तो यहां बगल में लिखोगे कि टर्मिनल एटम कैसा है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। है या नहीं है सर? CH3 फ्री रेडिकल का स्ट्रक्चर जब हम बनाएंगे तो एक सीधी सी बात है, सिग्मा बॉन्ड 3H के साथ कितने सिग्मा बॉन्ड बनाएगा? 3। क्लियर बात? एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है। क्या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के केस में वो जो आधा इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम जीरो लोन पेयर मानते हैं सर? अरे बोलो भैया, क्या मान के चलेंगे? जीरो। बल्कि मैं यहाँ एक तुम्हारे लिए लिख दे रहा हूं कि 0.5 है, कंसीडर्ड एज जीरो। यही तो कर रहे हो तुम। तो हाइब्रिडाइजेशन 3 सिग्मा जीरो लोन पेयर के हिसाब से क्या आएगा? sp2 आएगा। अब हम इसका जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसी के हिसाब से बनाएंगे, लोन पेयर जीरो मान के चलेंगे। तभी हम बोलते हैं कि जो मिथाइल फ्री रेडिकल है वो मैंने आपको जब इंटरमीडिएट में रिएक्शन मैकेनिज्म में भी पढ़ाया है तो ट्राइगोनल प्लेनर पढ़ाया है सर। वो इसीलिए पढ़ाया है क्योंकि ये जो फ्री रेडिकल है ये वैकेंट p ऑर्बिटल में फ्री इलेक्ट्रॉन है और हम इसको हाइब्रिडाइजेशन में कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो शेप जो होगा वो कैसा आएगा? ट्राइगोनल प्लेनर। यहां लिख लीजिए ट्राइगोनल प्लेनर। समझ में आया क्या करना है आप? तो इसमें सब वही सिंगल एक एक इलेक्ट्रॉन होगा सबके पास। अच्छा, पैरामैग्नेटिक सब है, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है, एक एक इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक। अगला केस है सर CF3। तुम खुद बनाओ जल्दी सर। CF3 सारी राम कहानी वही है। अब जो टर्मिनल एटम है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। बोलो भैया। अब 3 सिग्मा अभी भी हैं। अब 0.5 लोन पेयर जो है वो कंसीडर्ड एज फुल लोन पेयर, यानी कि 1।
3 सिग्मा 1 लोन पेयर का केस, हाइब्रिडाइजेशन, sp3, 4 चीजें रखनी है। क्या 3 सिग्मा 1 लोन पेयर के तरीके पिरामिडल रखा जाएगा? तो यहां पर जब आप इसको बनाएंगे तो बोला जाता है कि जो CF3 है, आपको उसका स्ट्रक्चर जब भी बना मिलेगा वो कुछ इस तरीके से बना मिलता है। ये यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन रखा होता है और हम बोलते हैं कि वो कैसा है, पिरामिडल है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि इसको पिरामिडल क्यों बोल रहे हैं, इसको ट्राइगोनल प्लेनर क्यों बोल रहे हैं। ठीक बात है ना? मतलब हमने जो बनाया है, हम लिख तो एक इलेक्ट्रॉन रहे हैं, हम इसको लोन पेयर मान के काम कर रहे हैं। अगला है सर NO2। NO2 में कुछ लिखा नहीं होता है, लेकिन NO2 के पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। यानी ये सब पैरामैग्नेटिक की कहानी चल रही है। यहाँ पे बनाइए अपने हिसाब से। क्या यहां पर भी केस मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव वाला आ गया? ध्यान रखना है। तो यहां पे लेंगे 2 सिग्मा और 0.5 को एक फुल लोन पेयर। तो हाइब्रिडाइजेशन ध्यान आना चाहिए, अभी पीछे लिख रहे थे sp2, अरे NO2 प्लस NO2 माइनस में नहीं बनाए हो। चलो अब जब डायग्राम बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? N डबल बॉन्ड हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो और ये सिंगल इलेक्ट्रॉन। क्योंकि 2 सिग्मा 1 लोन पेयर में मैंने VSEPR थ्योरम शेप लिखवा रखा है, बेंट या एंगुलर। तो वही यहां पे भी आप भी लिखेंगे, या तो लिखोगे बेंट और या क्या लिखोगे? एंगुलर। ध्यान रखना, या तो बेंट लिखो या एंगुलर। भाई इसमें कंफ्यूज ना होना, जो तुमने याद कर रखा है, ज्योमेट्री तो लिखा नहीं रहे, क्या लिखवाया है? 2 सिग्मा 0 लोन पेयर लीनियर, 3 सिग्मा 0 लोन पेयर ट्राइगोनल प्लेनर। बोलो भैया, 2 सिग्मा 1 लोन पेयर या 2 सिग्मा 2 लोन पेयर, दोनों ही केस में बेंट या एंगुलर लिखते हैं। 3 सिग्मा 1 लोन पेयर पिरामिडल, यही तो करते आ रहे हो भाई। तो वही चीज हम यहाँ लिख रहे हैं, बस हम ये कह रहे हैं कि यहाँ माना ये जाता है कि सिंगल इलेक्ट्रॉन कंसिडर्ड एज अ लोन पेयर। लेकिन बस ये ध्यान रखना है कि भैया है नहीं लोन पेयर, रिप्रेजेंट तो एक ही इलेक्ट्रॉन करोगे ना, तो उसको ध्यान रखना है तुमको। तो मेन जब ये पूछा जाएगा तो इसमें गड़बड़ाना नहीं। अगला है ClO3। ClO3 एक इलेक्ट्रॉन यहां बना दिया है, और Cl और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इसमें बताने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है टर्मिनल वाला। अब यहां कंसीडर करेंगे तो 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं। अच्छा ये बुद्धिमानी खुद दिखानी, क्योंकि स्ट्रक्चर बना चुके हो। Cl डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, एक इलेक्ट्रॉन बचता है। 3 सिग्मा 0.5 लोन पेयर कंसीडर्ड एज 1 लोन पेयर। 3 सिग्मा 1 लोन पेयर के हिसाब से लिखा हाइब्रिडाइजेशन sp3, और 3 सिग्मा 1 लोन पेयर के हिसाब से बनाएंगे स्ट्रक्चर, तो क्या पिरामिडल बनाएंगे, जैसे अमोनिया बनाते थे। तो ये बनेगा साहब, और यहां लिखेंगे पिरामिडल। यहां लिखेंगे पिरामिडल। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? क्लियर कट है। मतलब ये चीजें ऐसी है, बात समझो। एक बार तुमने देख लिया, पेपर में कभी आएगा तुम कर पाओगे यार। नहीं देखा होता तो जाहिर सी बात है वहां गलती कर बैठते कि यार सर तो बोलते थे एक इलेक्ट्रॉन को कंसीडर नहीं करते। हाँ नहीं करते हैं, लेकिन कभी करते हैं और कभी नहीं करते। कब करते हैं सर? जब उसे लोन पेयर के तरीके लेंगे जब टर्मिनल एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव हो। जब टर्मिनल एटम लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा तो हम उसे कंसीडर नहीं करेंगे। बस इतना याद रखना है। चलिए सर, इसी के नीचे ही हम बढ़ा देंगे इसको। टेबल तो आप बढ़ा ही लेंगे, आपको कोई दिक्कत ही नहीं है।
अगला वाला और बढ़िया केस है। अगला है ClO2। ClO2 कुछ करिए अपने हिसाब से, देखिए बताइए हमको। ClO2 और स्टार बना लीजिए, स्पेशल केस है ये, क्योंकि यहां पे आपको एक लोन पेयर भी मिलेगा और एक इलेक्ट्रॉन भी मिलेगा अलग से। बुद्धि लगाइएगा, है ना। पहले लिखो इसके ऊपर ClO2, यहां तक का तो हो गया, इनको अलग से ध्यान रखना है। स्पेशल अब तुम इसे बनाते तो क्या बनाते, Cl डबल बॉन्ड हो, Cl डबल बॉन्ड हो, एक लोन पेयर और एक इलेक्ट्रॉन, यही बनाते ना सर। अब से ध्यान रखना, इधर आओ, इसीलिए लिखवा रहे हैं। अपना स्ट्रक्चर बनाओ वैसे ही, Cl डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, बना लो सर। अब यहां कहानी क्या है समझना। Cl ने क्या किया, इन भाई साहब के साथ जब आया तो उसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन रखे और ऑक्सीजन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन रखे। सिंपल बनता है कोवेलेंट बॉन्ड। यहां क्या हुआ सर, Cl ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन रखा, ऑक्सीजन ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन रखा। जो ऊपर वाला बॉन्ड है सर, यहां Cl ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन रखे और ऑक्सीजन ने 1 रखा। हाँ ऐसे ही बनाओ, ये जो तिरंगा बन रहा है भाई, इसमें हमें मत घूरो, ये होता है, इसमें हमने कुछ किया नहीं है, जब हमने पढ़ा था तब भी ऐसे ही था। और Cl के 2 इलेक्ट्रॉन जो बचे वो ये, तो इसमें एक बॉन्ड ऐसा है, ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज की बात कर रहे हैं सर, इसमें ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। क्या यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है या नहीं है सर, इसी को कहा गया क्या, ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो ये स्पेशली केस हुआ, पता होगा तो बना पाएंगे, नहीं पता होगा चला नहीं बना पाएंगे। अब हमको ये बताओ इधर, अब जब हम इसको कंसीडर करेंगे तो ClO2 में लिखेंगे तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव के साथ जुड़ा है। बोलो भैया, सिग्मा बॉन्ड कितने, 2, लेकिन अब वो गलती नहीं करेंगे, 1 और 1.5 आधा लेते, 2 लोन पेयर ले लेते, गड़बड़ा जाता। कितना लोन पेयर लिया जाएगा, 1, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। ध्यान रखिएगा, शेप तो जान ही रहे हो, एंगुलर है ना, लिख लो एंगुलर या बेंट लिख लो, एक ही बात है, इसमें तुम्हें अच्छा लगता हो, एंगुलर लिखो या बेंट लिखो, जैसी आपकी श्रद्धा हो। मतलब पूछा जाए, इधर सुनिए, बाकी तुम्हारी थी ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पेशीज, इस ये स्पेशल क्या है, इसमें ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पाया जा रहा है। पूछा जाए किसमें ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पाया जाता है, तो एक एग्जांपल तुम्हारे सामने आ गया, कौन, Cl। क्लियर है मामला। इसके बाद इनका दूसरा भाई आएगा NO, वो भी वही है केस, NO, यहां भी स्पेशल NO। अब यहां भी ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पाया जाएगा। तो इतने समझदार हो, ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का मतलब एक आदमी 2 इलेक्ट्रॉन रखता है, एक आदमी 1 इलेक्ट्रॉन रखता है, यही चक्कर है ना सर। आइए, नाइट्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ ये बनाया डबल बॉन्ड। बात समझना, क्या किया गया, ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन रखे, एक एक इलेक्ट्रॉन,
नाइट्रोजन भाई साहब ने जब अपना इलेक्ट्रॉन रखा तो नीचे तो एक ही रखा, ऊपर कितने रखे? 2। तो जाहिर सी बात है कि यहां पर अगर बात की जाए तो ये वाला बॉन्ड क्या 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड आ गया या नहीं आ गया सर? बोलो बेटा। तो 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड यहां पर प्रेजेंट होगा। अब मुझे बता दो नाइट्रोजन के पास बचा क्या? एक लोन पेयर बचा ना, तो ऐसे बना दे। अच्छा, 2 एटम जिंदगी में कहीं भी हो लीनियर ही है, पढ़ाया है हमने। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, डाई एटॉमिक स्पेशीज हमेशा लीनियर, उसमें कोई एंगल फैंगल निकालने की जरूरत नहीं है। ऐसे रखो तो भी लीनियर, ऐसे टेढ़ा कर दो तो भी लीनियर, क्योंकि एक लाइन से ही पास होंगे। अच्छा, केस वही है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, है ना? अच्छा, यहां पे एक बात सीधी है, 2 एटम है तो ये सब चक्कर हमें पालने की कोई जरूरत नहीं। कौन सेंट्रल एटम है जिसका निकाल दोगे हाइब्रिडाइजेशन? सीधी सी बात है सर। तो पूछा जाता है तो NO में क्या पाया जाता है? ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पाया जाता है। जिसको आप बोल रहे हैं 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। अब एक बात बताओ, तो हो गया कहानी, ठीक है। क्या हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा है कि फ्री रेडिकल के साथ जुड़ता है? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, जितने तुमने लिखे हैं उनमें अगर हम ये 2 महारथी हटा दें, इनके ऊपर डॉट नहीं लिखा है, इनमें 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तो पाया जा रहा है लेकिन इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाया नहीं जा रहा है। कहां है वे फ्री इलेक्ट्रॉन बताओ? सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब सीधा सा है कि ये लोग कभी डाइमराइज होंगे? भाई, जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, CH3 फ्री रेडिकल, CH3 फ्री रेडिकल के साथ मिलकर C2H6 बनाता है कि नहीं बनाता है? तो इसका मतलब जिसके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है फटाक से जुड़ जाएगा वो। यहां पर क्या इन दोनों को की बात अगर करें तो इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं है साहब। इसका मतलब ये डाइमराइज नहीं होंगे, बाकी सब क्या होंगे? डाइमराइज। एक सवाल इसी के ऊपर है। बात पकड़ में आ रही है या नहीं आ रही है? जान रहे पेपर जैसे से आ रहा, बुद्धि तुम्हारी डाउन हो रही, समझ रहे हैं? लिखिएगा, विच स्पेशीज, मतलब जो बताया अगर सीधे पता है तो 1 सेकंड में आंसर आता है। विच स्पेशीज doesn't form dimer? कौन सी स्पेशीज डाइमर का फॉर्मेशन नहीं करेगा? ठीक है, आइए सर, पहला एग्जांपल, मतलब पहला ऑप्शन ही मान लो, सवाल है, थ्योरी है, जो पढ़ाया है बस उसका एप्लीकेशन। CH3 फ्री रेडिकल। दूसरा है, बल्कि क्या करें मालूम है, फ्री रेडिकल लिखते तो बात छोटी हो जाती है, CH3 लिखते हैं। पेपर वाला क्यों लिख के देगा साले तुमको? तो सीधे सीधे लिखेगा, तुम समझो इलेक्ट्रॉन बचा या नहीं बचा। ClO3, ClO2, NO। क्या होगा? है? बताओ, कुछ फेंक के मारे तुमको है हमारे पास? बताओ बताओ बताओ, आंसर बताओ, बताओ क्या है आंसर इसका, जल्दी बताओ। है 3 4 5? 3 है 3? साले कहाँ है तीसरा बताओ? अभी ClO3 देखो, फ्री, उसके ऊपर फ्री इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? गोला खाए हो क्या बे भांग का? ClO3 बनाए हो कि नहीं बनाए हो? अभी
क्या बोला है? जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है वो डाइमराइज हो जाएगा, जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है वो डाइमराइज नहीं होगा। कौन सा रॉकेट साइंस साले तुम नहीं समझ पा रहे हो ये? और नहीं समझ पा रहे तो तुम्हारा आई कार्ड नहीं आना चाहिए, तुम्हारा आई कार्ड नहीं आना चाहिए वहां से। ये फार्म भर गया है, ठीक है, हो गया तुम्हारा काम। तुम्हें सेंटर है ना अलॉट हो, वो खुद ही कह दे कि भैया सेंटर अलॉट नहीं होगा आपको। क्यों नहीं होगा बोले? वो आप अपने टीचर से पूछिएगा जाके। अरे गेट 8 से क्या भगा दिया जाए, मार के भगाया जाए। आंसर है 4 और 5। बेटा एक बात बताओ, इधर आओ। CH3 फ्री रेडिकल है, ये भी क्या है? CH3 फ्री रेडिकल, मिलकर क्या बनाएगा? CH3। बना लो सारे स्ट्रक्चर, कुछ और बात भी करेंगे। CH3 CH3। ऐसे ही NO2 है सर, NO2 क्या? N2O4 बनाएगा। N2O4 का स्ट्रक्चर बस बना लो, डबल बॉन्ड हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, N डबल बॉन्ड हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये तो होगा N2O4। ClO3 बेटा, क्योंकि अब मैं यहां पे इनका फ्री रेडिकल बना दे रहा हूं तो साफ पता चल रहा है कि ये दो दो लोग जो हैं वो आपस में क्या होंगे? डाइमराइज होंगे। ये बनाएगा Cl2O6, Cl2O6 बनाएगा तो Cl डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड Cl, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो। तीनों में डाइमराइजेशन होगा सर, क्योंकि इन तीनों के पास क्या प्रेजेंट है? फ्री इलेक्ट्रॉन। एक छोटी सी बात, CH3 में हाइब्रिडाइजेशन sp2 था या नहीं था? यहां पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन में चेंज आता है या नहीं आता है? डाइमराइजेशन के बाद आता है सर। NO2 फ्री रेडिकल में हाइब्रिडाइजेशन बोलो sp2। अरे बोलो भैया, था या नहीं था? और N2O4 में भी हाइब्रिडाइजेशन sp2, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन में कोई चेंज नहीं आया। ClO3 हाइब्रिडाइजेशन, बताओ भाई, 3 बॉन्ड थे, एक सिंगल था, क्या sp3 लेकर आए थे? देखो खोल के कॉपी। और अभी भी क्या है? sp3। तो कल को पूछा जाए कि किसके बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में चेंज आया है तो आंसर क्या होगा? मिथाइल फ्री रेडिकल। क्लियर है मामला? अच्छा एक बात और है, ऐसे समझो, जो थोड़ा समझदार है वो क्या कहेगा, सुनो, जब आप ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो पहले ही आधे को एक लोन पेयर मान लेते हो तो हाइब्रिडाइजेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन जब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो उस इलेक्ट्रॉन को निग्लेक्ट करते हो, तो जिसको निग्लेक्ट किया वही आगे चल के बॉन्ड बनाता है, तो बॉन्ड बनाता है तो हाइब्रिडाइजेशन में चेंज आ जाता है। सीधा सा फंडा है, चेंज वहीं आएगा जहां पे टर्मिनल एटम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के केस में नहीं होगा। ClO2 ने क्यों नहीं दिया? लिखोगे नो फ्री इलेक्ट्रॉन, बोलो भैया, और या तो लिखोगे 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड प्रेजेंट। इस वजह से ये लोग डाइमराइज नहीं हो रहे। और ये तो NO तो वैसे भी न्यूट्रल होता है, ये कैसा नेचर है सर? न्यूट्रल है सर। नाइट्रोजन का कौन सा ऑक्साइड है जो न्यूट्रल है? याद रखना है, नाइट्रिक ऑक्साइड NO। बगल में नाम लिख लो, नाइट्रिक ऑक्साइड। अब यहां पर ये बताइए, क्या ये हम लोग ये ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ऑन नहीं बता पा रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन वाली थ्योरी से? कहां बता पा रहे हैं? एक्सेप्शन के तरीके पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं इसको? तो इसका मतलब हम पैरामैग्नेटिक डाईमैग्नेटिक बिहेवियर एग्जैक्टली बता नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जब मन कर रहा है वो 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना ले रहा है, इसे कहां तक याद करते फिरेंगे? बात समझिएगा। और एक बात सुन लीजिए, आपको ध्यान रखना है, O2 में बना लो कोने में, महारथी हो क्योंकि तुम। 1 2
ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पाया जाता है सर। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो याद रखिएगा O2 में क्या पाया जाता है? ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो O2 में हर ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं या नहीं होते हैं? तो उसी के रिस्पेक्ट में हम इसको पैरामैग्नेटिक बोलने लगते हैं। भाई एक इलेक्ट्रॉन दोगे तभी तो लोन पेयर से एक हटेगा, तभी तो अनपेड इलेक्ट्रॉन आएगा वहां पे। इसी को डिफाइन करने के लिए आगे चल रहे हैं। यहां लिखिएगा कि जो O2 है उसका नेचर कैसा है? पैरा मैग्नेटिक नेचर है। और इसका पैरामैग्नेटिक नेचर हम लोग नॉर्मल वैलेंस बॉन्ड थ्योरी या हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी से डिफाइन नहीं कर पा रहे। इन सब की बात हम आगे करेंगे। अगला टर्म है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। चले भैया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी असलियत में वेव नेचर को डिफाइन कर रही है, उसके आधार पे बनाई गई। तो हेडिंग है MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। MOT पहले लिखना ये क्या करता है। तो पहला हेडिंग डालिएगा MOT गिवन टू एक्सप्लेन। क्यों आया? पीछे वाले से काम क्यों नहीं चल पा रहा था? गिवन टू एक्सप्लेन। एक एक करके पॉइंट लिखिएगा। पहला पॉइंट पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन, जहां से स्टार्ट किया हम लोगों ने। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। एक बात सुनो, जिनको इसमें कोई दर्द हो, एक बात बताओ, पीछे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर तो ये होता ना, बोलो बे। अब अगर ये होता तो क्या हर ऑक्सीजन एटम दो दो इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग करता? तो कितने इलेक्ट्रॉन बचते उसके पास? 4। तो ये बताओ यहां अनपेड इलेक्ट्रॉन कहाँ है? नहीं है। इसका मतलब इस थ्योरी के हिसाब से तो ये क्या होना चाहिए? डाया मैग्नेटिक। लेकिन देखा गया कि O2 कैसा है? पैरामैग्नेटिक। तो ये कौन सी थ्योरी थी? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो यानी वो इसे अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो कह रही है कि O2 कैसा होना चाहिए? डाईमैग्नेटिक। लेकिन असलियत में वो क्या निकल कर आया? पैरामैग्नेटिक। तो इसका मतलब पैरामैग्नेटिक बिहेवियर डिफाइन नहीं हो पा रहा है। इसके लिए हमको किस थ्योरी की जरूरत पड़ रही है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मतलब जो हम नया आदमी लाएंगे, मुझसे उम्मीद कर रहे हैं कि वो ये हमें इस बारे में बताएगा। साइड में बना लीजिए सर, क्योंकि बहुत लोग कहेंगे कि अच्छा वो तो पता है कि O2 पैरामैग्नेटिक है। साले पता नहीं है। O2 का पैरामैग्नेटिक बिहेवियर देखा गया तो ये लगा कि स्ट्रक्चर वाइज तो हमें लग रहा है कि डाईमैग्नेटिक है, तो पैरामैग्नेटिक क्यों है? यानी जिस थ्योरी को हम पढ़ रहे हैं वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। इसके बाद सर दूसरी कहानी, लगा कि दुनिया में जितने भी मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं उनके बारे में हम बता पाएंगे। बात समझिएगा। तो बोला गया दूसरा ये बताएगा एग्जिस्टेंस ऑफ Li2 एंड Na2 मॉलिक्यूल। मतलब लिथियम Li2 की फॉर्म में और सोडियम Na2 की फॉर्म में एग्जिस्ट कर जाता है। क्यों एग्जिस्ट करता है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि अपनी थ्योरी तो कहती है कि सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है। अरे बोलो भैया, तो ये कह रहे हैं कि नहीं गुरु, वो Na2 मिलता है, Li2 मिलता है, उसके बारे में बात करनी है। तीसरी बात सर,
कुछ लोग जो एग्जिस्ट क्यों नहीं करते हैं उसके बारे में भी कुछ अता पता नहीं है, जैसे नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ ये जितना आप लहरा लहरा पढ़ रहे हैं ना सर, आप समझिएगा इसी सवाल बन जाएगा, पूछा जाएगा कौन एग्जिस्ट नहीं करता है, पहले पन्ने से ही सवाल है। याद होना चाहिए कि लिथियम Li2 और Na2 एग्जिस्ट करते हैं, बात समझ रहे हैं ना, वरना आप पहले ही आंसर इनको ठोक दोगे कि अच्छा ये तो नहीं पाया जाता होगा, तो वो थ्योरी यहां से स्टार्ट हो रही है। नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ He2 Be2 और नियॉन 2, ये लोग एग्जिस्ट नहीं करते हैं, यानी कि डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। अच्छा, इनका तो तुम गुणा भाग बता देते हो कि इनर्ट गैसेस होती हैं वो आपस में बॉन्ड नहीं बनाती, इनका क्या बताओगे फिर? तो मामला फंसा सर, क्लियर है बात। चौथा पॉइंट आता है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जिस्टेंस ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉनिक, जो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि जब मन कर रहा है इलेक्ट्रॉन बीच में डाल दे रहे हैं, यानी एग्जैक्टली हम बता नहीं पा रहे कब ऐसा होगा कब नहीं होगा, तो एग्जिस्टेंस ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पेशीज, यानी ये कैसे एग्जिस्ट कर रही हैं इनके बारे में नहीं पता है। लाइक कौन कौन है हमारे पास, O2 माइनस, O2 प्लस, H2 प्लस और NO। अच्छा, एक बात तय है कि मॉलिक्यूलर और वाइटल थ्योरी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इधर देखो हायर क्लासेस में ये ट्राई एटॉमिक और टेट्रा एटॉमिक के लिए काम करती है, हम अपने हिसाब से इसको पढ़ रहे हैं, और आपके कोर्स में किसके लिए है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल या स्पेशीज के लिए। तो मैं डाई एटॉमिक स्पेशीज लिख दूं, ज्यादा बेटर है। तो हम इसको केवल और केवल कहां तक पढ़ेंगे, डाई एटॉमिक स्पेशीज। दो ही लेना बड़ा पड़ जाएगा, अभी देखते जाओ, दो में ही कहानी हो जाएगी, तुम्हें लग रहा होगा तीसरा तो ले ही नहीं पाओगे, दो में अभी जब बनाओगे वो चार्ट तो पता चलेगा कि कहानी क्या है। तो पहला सर, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या क्या एक्सप्लेन करने आई है। पहला, O2 का पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, दूसरा Li2 Na2 कैसे एग्जिस्ट करते हैं, तीसरा Be2 He2 Ne2 एग्जिस्ट क्यों नहीं करते, चौथा ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पेशीज कैसे एग्जिस्ट कर रही हैं सर, O2 माइनस, O2 प्लस, H2 प्लस, NO, ये कैसे एग्जिस्ट कर रहा है इसके बारे में हमें कोई पता नहीं है, तो हम चाह रहे हैं कि वो इनको क्या करे, एक्सप्लेन करें। चलिए सर, एनसीईआरटी लाए हैं, कोई बात नहीं, अगला पॉइंट लिखिएगा, हटाएं इसको, नोट कर लिया है सबने। चलिए सर लिखिएगा, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एटॉमिक ऑर्बिटल्स of almost same energy overlap. According to this theory, atomic orbitals of almost same energy overlap to give same number of molecular orbitals, to give same number of molecular orbitals। पैराग्राफ चेंज करके लिखना, molecular orbitals are of two types, molecular orbitals are of two types। पहला बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल,
दूसरा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दूसरा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक बात, सुनते जाना जरा। देखो, नॉर्मल ओवरलैपिंग क्या थी? एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं तो बॉन्ड बना लेते हैं, वो था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन बढ़े, एटॉमिक ऑर्बिटल के एनर्जी वाला चक्कर फंसा, ज्योमेट्री नहीं डिफाइन हो पा रही थी, तो बॉन्ड बनाने से पहले हाइब्रिडाइजेशन कर लिया। ये कह रहे हैं ऐसा कुछ मत करो, क्योंकि ये वेव नेचर को कंसीडर कर रहे हैं। ये क्या ले रहे हैं? वेव नेचर को। तो बोला ये गया, इन्होंने कहा जो आपके एटॉमिक ऑर्बिटल है, पहले तो जब मिलाना तो सेम एनर्जी वालों को मिलाना। यहां बिल्कुल स्ट्रिक्ट बात है, एटॉमिक ऑर्बिटल जब मिलाया जाएगा तो कौन सा? सेम एनर्जी। वो सेम एनर्जी का फंडा क्या है सर? अगर 1s लेना तो यहां भी क्या लोगे? अगर 2s लेना तो यहां 3s तो 3s। और सुनो, ये केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहा है, ये कह रहा है जितना कन्फ्यूग्रेशन है उस पूरे कन्फ्यूग्रेशन में 1s वाला 1s के साथ, 2s वाला 2s के साथ, 3s वाला 3s के साथ, या बीच में अगर आ जाए तो असली में जो आपको काम आएगा 1s 2s और 2p। ये इस तरीके से मिक्स होते चले जाएंगे। अब ये मिक्स होंगे तो मिक्स होकर ये बोला ये बनाएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब एक बात तो फिट हो गई, क्या? एटॉमिक ऑर्बिटल ने अपनी आइडेंटिटी खो दी। अरे बोलो भैया, एटॉमिक ऑर्बिटल ने अपनी आइडेंटिटी को खो दिया और वो किस में कन्वर्ट हो गया? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। तो ये बात तो पहली बात समझ लेना। अब इन्होंने कहा ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा ये ऐसा नहीं कि कोई एक ऑर्बिटल होगा, इसके दो पोर्शन होंगे सर। वो दो पोर्शन क्या होंगे? बोले दो भागों में बंटता है। एक है जिसका नाम है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरा है जिसे बोल रहे हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो किसी ने कहा भैया ये बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग क्या है? तो जो मैं तुम्हें बता रहा हूं उस तरीके समझना। असलियत में हम यहां पर कंसीडर कर रहे हैं वेव नेचर को। किसको कंसीडर कर रहे हैं? वेव नेचर को। तो वेव नेचर के हिसाब से हमने ये कहा कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का काम होता है कंस्ट्रक्शन, यानी बॉन्ड को बनाना। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का काम बॉन्ड को तोड़ना। तो एक बात ये बताओ, बॉन्ड कब बनेगा? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर और एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिले, आपस में मिलकर बॉन्ड बनाए, और बॉन्ड बनाए तो बॉन्ड बनाने का तरीका यह है कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हर बार बनता चला जाएगा। यानी 1s 1s अगर आपस में मिला तो 1s 1s का रिप्रेजेंटेशन ऐसा है कि बनेगा सिग्मा 1s और सिग्मा 1s स्टार। तो क्या मतलब है सिग्मा 1s और सिग्मा 1s स्टार का? मतलब यह है कि सिग्मा 1s का मतलब 1s 1s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ने मिलकर, मतलब ऑर्बिटल ने मिलकर जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाया था उसमें सिग्मा बॉन्ड बना। और सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग का मतलब क्या है? सिग्मा बॉन्ड टूटा। यानी असलियत में 1s 1s के बीच में कोई बॉन्ड नहीं बना। अगर कभी किसी मॉलिक्यूल में टोटल कोवेलेंट बॉन्ड नेट में बनते हुए नजर आने चाहिए तो क्या हर समय बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्योंकि पार्टिसिपेट तो इलेक्ट्रॉन ही करेंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉनों की संख्या से ज्यादा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? इलेक्ट्रॉन मतलब सिपाही, बात समझना। यहां पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, यहां वाले जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो भाला लेके आएंगे और साले ठोक के चले जाएंगे। बोलो भैया, तो अगर लड़ाई जीतनी है तो यहां वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होनी चाहिए? ज्यादा। अच्छा, अगर यहां वाले ज्यादा हो गए तो हैं, यहां वाले ज्यादा हो गए तो भविष्य में जीने ही नहीं देंगे। मतलब ऐसी चीज कभी जिंदगी में एग्जिस्ट नहीं करेगी। यानी उनके बीच का बॉन्ड वॉन्ड चेक करने
मत जाओ। अच्छा अभी तुमने जो पीछे पढ़ रखा है क्या, कौन आदमी एग्जिस्ट नहीं करता है, He2, अरे बोलो बे, Be2, Ne2, क्या बोलोगे, क्योंकि वो एग्जिस्ट इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि वहां एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बोलो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉनों की संख्या से ज्यादा है, तो इसका मतलब डिस्ट्रक्शन ज्यादा हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू द कंस्ट्रक्शन। मेरे हिसाब से ये दोनों जो हैं अलग अलग थ्योरीज हैं जो बता रहे हैं, ये कहीं नहीं लिखा है। इसका काम है कंस्ट्रक्शन, यानी कुछ बनाओ, बात समझ में आ रही है। इसका काम डिस्ट्रक्शन यानी तोड़ना, सीधा फंडा, ये बॉन्ड बनाएगा और ये उसको तोड़ेगा। सर अब ये बताओ, ये दोनों बराबर हो जाए इलेक्ट्रॉन तो तब भी जीरो। अरे बोलो भैया, मतलब ये दिन भर काम किए, दीवार बना के आए, ये ससुरे रात में सो के उठे, बोले अच्छा दीवार बन गई है, बोले मार साले को हटाओ। तो कभी जिंदगी में कोई काम होना है, नहीं होना है सर, सीधा सा फंडा है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इसके बराबर हो तब भी काम चलना नहीं है। अब अगर कोई पूछे क्या मामला है, तो मैं कहूंगा सर फॉर एग्जिस्टेंस, और एग्जिस्टेंस तब होगा जब कौन एग्जिस्ट कर जाएगा उनके बीच में, बॉन्ड। अरे दो चीजों के बीच में बॉन्ड बना होगा तभी वो एग्जिस्ट करेंगे, वरना नहीं करेंगे। तो ये बात तो पहली बात है, बिना कुछ पढ़े याद रखना है। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनों की संख्या हर हालत में कम होनी चाहिए, किससे, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनों की संख्या से, क्योंकि अगर ये कम रहेंगे तभी बॉन्ड बनेगा, अदरवाइज बॉन्ड नहीं बनेगा। जिसको थ्योरी में बोला गया कि Na ऑलवेज लेस देन Nb, यानी एंटी बॉन्डिंग में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉनों की संख्या बॉन्डिंग वालों से हमेशा क्या रहे, कम रहे। क्लियर है मामला। इसके बाद सर इतना बनाओ पहले तो, एनसीईआरटी कोई नहीं लाया है, एक आदमी दे दो बस, काम हो जाए। तुमको तो सुनना है, तुम्हें तो पता ही है, हमें इसके आगे की चीज पढ़ानी, लेकिन हम केवल चाह रहे हैं पहले वो एनसीईआरटी की जो लाइन है। अरे गलत पूछ लिया बिटिया तुमसे। क्लास 11 पार्ट 1 एनसीईआरटी है किसी के पास? है, लो। तुम लोग आउट ऑफ माइंड चल रहे हो भाई, अलग ही हो। वो बेचारी हमको दिए दे रही उसकी क्लास 12th वाली। हम केवल पढ़ के ये सुनाना चाहते हैं कि ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको 7 पॉइंट यहां दिए हुए हैं और ये 7 पॉइंट कॉपी में लिखकर लाने हैं जब कल आप आएंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी 7 पॉइंट सुन लो जरा उतारने से पहले। पहला पॉइंट, द इलेक्ट्रॉन्स इन अ मॉलिक्यूल are present in the various molecular orbitals as the electron of atom are present in various atomic orbital। क्या कह रहा है, जब कोई इलेक्ट्रॉन एटम में होता है तो क्या वो डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल में पाया जाता है, वैसे ही ये कह रहा है कि अगर इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल के हैं तो वो किस में पाए जाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। यानी ये पहली लाइन ये है कि अगर O और O मिलकर बनाते हैं O2, सीधा फंडा समझो। यहां कितने इलेक्ट्रॉन, 8, यहां कितने इलेक्ट्रॉन, 8, पूरा एटॉमिक नंबर लेना, अब सबकी बात हो रही है। और ये मिलकर यहां कितने बनाए, 16 इलेक्ट्रॉन। तो बोले ये कहां पाया जाएगा, एटॉमिक ऑर्बिटल में। ये कहां पाया जाएगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। कल की कहानी सुनने से पहले आपको पता होना चाहिए क्या करने जा रहे हैं। सर एटॉमिक ऑर्बिटल में कहां पाया जाएगा, बोले हमें एटम का लिखना आता है सर। क्या था, 1s2 2s2 2p4, बोलो गुरु। 2 इलेक्ट्रॉन 1s में, 2 2s में और 4 इलेक्ट्रॉन 2p में। ऐसे ही यहां के लिए भी लिखोगे 1s2 2s2 2p4 होगा। लेकिन सर क्या ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, तो इसके लिए भी तो नया गाना लाना पड़ेगा तभी तो बता पाएंगे। तो इन्होंने पहला बोला एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जो एटम्स के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एटॉमिक ऑर्बिटल में पाए जाते हैं, लेकिन मॉलिक्यूल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहां पाए जाएंगे, अब
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाना पड़ेगा। आगे लिखा है पॉइंट नंबर 2, द एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ कंपरेबल एनर्जीज एंड प्रॉपर सिमेट्री कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मतलब O और O जब O2 बनाएंगे तो 1s वाला किसके साथ मिलेगा? 1s के साथ। 2s वाला 2s के साथ, 2p वाला 2p के साथ, तभी तो मिक्स होके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। तो 1s एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर क्या 1s के रिस्पेक्ट में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा? 2s एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर 2s के रिस्पेक्ट में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा। 2p आपस में मिलकर 2p के रिस्पेक्ट में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा। बात समझ में आ रही है? जिसे बोल रहे हैं कंपरेबल सेम एनर्जी। तीसरा पॉइंट, while an electron in an atomic orbital, ये मेरा सबसे बढ़िया पॉइंट है जो हमको सबसे ज्यादा पसंद है, इसमें विकेट गिरता है सर। इन्होंने कहा while an electron in an atomic orbital is influenced by one nucleus, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के न्यूक्लियस से ही इंफ्लुएंस होगा। in a molecular orbital electron influenced by टू न्यूक्लियाई। अरे बोलो ना भैया, क्योंकि अब 2 ऑक्सीजन एटम आ गए ना, तो इलेक्ट्रॉन का इन्फ्लुएंस जो है वो दोनों के प्रति रहेगा यहाँ पे। तो इन्होंने बोला इन्फ्लुएंस बाय 2 और मोर न्यूक्लियाई डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ एटम इन द मॉलिक्यूल। डाई एटॉमिक है तो 2 न्यूक्लियस, ट्राई है तो 3, टेट्रा है तो 4। अपने कोर्स में डाई एटॉमिक है साहब, ठीक। आगे लिखा हुआ है दस एन एटॉमिक ऑर्बिटल इज मोनोसेंट्रिक, क्योंकि एटॉमिक या ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एक सेंटर के अराउंड रहता है, एक न्यूक्लियस के अराउंड रहता है। व्हाइल इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज पॉलीसेंट्रिक। पॉलीसेंट्रिक क्यों? 2 या 2 से ज्यादा सेंटर हो सकते हैं, डिपेंड करेगा कितने एटम है। बिना इसको पढ़े गुरु इसका सवाल कोई माई का लाल ठीक नहीं कर सकता है। तुम कितनी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो, किसी का भी लेक्चर उठा देख लो। ये 7 पॉइंट है, वो जिस दिन चाहेगा उस दिन गलत करा लेगा। हर साल पढ़ाते हैं, लेकिन उसके बाद जैसे तुम इतना सीरियस सुन रहे हो, इतना सीरियस सुनने के बाद वहां से आता है जब आदमी तो कहते हैं सर वो हम भूल गए थे कि पॉलीसेंट्रिक क्या होता है, ध्यान ही नहीं आया, जबकि बना के दिखा रहे। अगला पॉइंट नंबर 4, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो अभी मैंने बोला, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल। मतलब जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। व्हेन 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म। 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं, जिसमें उसने नाम दिया वन इज नोन एज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड अनदर इज नोन एज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मतलब हाइब्रिडाइजेशन की तरीके ये चीज तो सेम है कि जितना मिलाओगे उतना ही मिलेगा सर, तो बस नाम बदल गया, एक बॉन्डिंग और दूसरा एंटी बॉन्डिंग। 5वां, द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज लोअर एनर्जी एंड हेंस ग्रेटर स्टेबिलिटी देन द करस्पॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बिल्कुल सही बात है यार, जो आदमी कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है, जिम्मेदारी का काम कर रहा है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, उसकी एनर्जी कम होगी या नहीं होगी? तभी तो ज्यादा स्टेबल होगा। और ये भाई साहब क्या कर रहे हैं? तोड़ने फोड़ने काम कर रहे हैं, तो इनकी एनर्जी तो ज्यादा ही होगी, सीधी सी बात है। तो इसीलिए इसने बोला द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज लोअर एनर्जी एंड हेंस ग्रेटर स्टेबिलिटी देन द करस्पॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यानी कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी हाई होती होगी और स्टेबिलिटी कम होती होगी। पॉइंट नंबर 6, जस्ट एज इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड अ न्यूक्लियस in an atom is given by an atomic orbital, the electron probability distribution around a group of nuclei in a molecule is given by molecular orbital। कुल मिलाकर वेव फंक्शन की बात कर रहा है। एटॉमिक ऑर्बिटल में जिस तरीके से इलेक्ट्रॉन मूव करता है, हम उसी को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। लिखा है द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स लाइक एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन अकॉर्डेंस विद द अबव प्रिंसिपल ओबेइंग एंड पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड द हुंड्स रूल। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी वो तीनों नियम काम करेंगे। मतलब लो एनर्जी से हाई एनर्जी, कौन सा रूल हो गया? अबव। उसके बाद सर पॉली और हुंड्स। पॉली ने क्या बताया? एक ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा
नहीं, तो इधर भी 2 से ज्यादा नहीं। तीसरा जो हुंस है उसने क्या बताया, पहले एक एक भर ले और वो भी कब, जिनमें मल्टीपल ऑर्बिटल्स हो, यानी एक से ज्यादा ऑर्बिटल हो जिनमें, वहां पहले एक एक भर लो, उसके बाद पेयरिंग कराओ, पहले पेयरिंग मत कराओ। वही चीज है, यहां भी काम करेगी। अब आगे जो लिखा है फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये 7 पॉइंट जब कल आप आएंगे तो आपकी कॉपी में लिखे होने चाहिए। बात समझ में आ रही है? इसी के आगे से हम लोग बात करेंगे। बताओ, पेज है, ढूंढ लोगे यार, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी नहीं ढूंढ पाओगे। अभी हम श्राप दे देंगे, फिर समझ लेना हमारा खून न खौलाना। केमिकल बॉन्डिंग कर रहे हो, कह रहे हैं पेज नंबर हमको बता दो। वो जो आ जाए तो उसमें तुम मेरी फोटो चिपका लेना ना, एडमिट कार्ड जो है बताना, हम तो खाली रहेंगे उस दिन, चले जाएंगे तुम्हारा पेपर देने।